हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर से फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान विषय का फर्स्ट पेपर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर भारतीय राजनीतिक विचारक बता रहा हूं और भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत मैं आप लोगों को इसमें यूनिट 3 पढ़ा रहा हूं। पिछले वीडियो मैंने आपको यूनिट 3 से ही सर सैयद अहमद खां को बताया था, जिसके अंतर्गत में उनके जीवन परिचय, उनके विभिन्न सक्रियताएं या गतिविधियां के बारे में मैंने आपको अवगत कराया था और साथ ही साथ सर सैयद अहमद खां का ब्रिटिश शासन के प्रति दृष्टिकोण क्या था, वह ब्रिटिश शासन को कैसा मानते थे, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। इस वीडियो के अंतर्गत मैं सर सैयद अहमद खां के नेक्स्ट विचारों की तरफ चलूंगा। उनके विभिन्न विचारों को हमने कुछ बिंदुओं के अंतर्गत समाहित किया है, कुछ बिंदुओं को हमने लिख दिया है और इस बिंदुओं के अंतर्गत आप इनके विचारों को समझ सकते हैं और आप नोट्स बना सकते हैं। जैसे पहला है राष्ट्रवाद, हिंदू मुस्लिम एकता, यानी राष्ट्रवाद के संबंध में विचार और हिंदू मुस्लिम एकता के संबंध में विचार। फिर है इल्बर्ट बिल का समर्थन, प्रतिक्रियावादी संप्रदायवाद, कांग्रेस का विरोध, यानी कि उन्होंने कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया था। प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली का विरोध, वह प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली को भी नहीं चाहते थे। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक, वह पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे और खुद अपने जीवन को वह पाश्चात्य ढंग में ढाल चुके हुए थे। धर्म एवं समाज सुधार, वह धर्म में भी सुधार करना चाहते थे और समाज का भी सुधार करना चाहते थे। सांप्रदायिकता के जन्मदाता सर सैयद अहमद खां को भारतीय राजनीति के अंतर्गत संप्रदायवाद का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक बेस तैयार किया जिस पर आगे चलकर मुस्लिम लीग का गठन होता है, विभिन्न मुस्लिम संगठन बनने लगते हैं और भारत विभाजन की नींव तैयार होती है, या द्वि राष्ट्र सिद्धांत, मोहम्मद अली जिन्ना का द्वि राष्ट्र सिद्धांत का नींव तैयार होता है। नवा है मुस्लिम हितों के समर्थक, और यह मुस्लिम हितों के समर्थक होते हैं, यह कट्टर मुसलमान होते हैं। तो आइए चलते हैं, एक नजर डाल लेते हैं इनके राजनीतिक विचारों के ऊपर, विभिन्न राजनीतिक विचारों के ऊपर। मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत सर सैयद अहमद खां को समाप्त कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो से मैं आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय राजनीति और संबंध की तरफ ले चलूंगा, क्योंकि अधिकांश छात्रों की डिमांड अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ने की है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति और संबंध, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड रिलेशन पढ़ने की है। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं आप लोगों को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड रिलेशन पढ़ाऊंगा। सर सैयद अहमद खां, पहला है राष्ट्रवाद या हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक। जैसा कि सर सैयद अहमद खां का जन्म 1817 में होता है और फिर यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी भी करने लगते हैं। नौकरी करते करते यह न्यायाधीश के पद पर पहुंच जाते हैं और न्यायाधीश के पद पर रहते हुए 1876 ईस्वी में यह रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। तो इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में गतिविधि करना शुरू कर दिया, सामाजिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, धार्मिक क्षेत्रों में अनेक प्रकार की गतिविधियां इन्होंने संचालित करनी शुरू कर दी। यह एक तरफ धर्म सुधारक भी बन गए, समाज सुधारक भी बन गए और राष्ट्र निर्माण के लिए भी इन्होंने योगदान देना शुरू किया। जब सर सैयद अहमद खां को, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि सर सैयद अहमद खां के विचारों को 2 भागों में बांटते हैं। एक 1887 के पूर्व, 1887 के पूर्व, एक 1887 के पश्चात, यानी कि बाद में। इनके दो प्रकार के विचार परिलक्षित होते हैं, दृष्टिगत होते हैं, क्योंकि 1887 के पूर्व इनके विचार कुछ और होते हैं। यह हिंदू मुस्लिम एकता के वाहक होते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन करते हैं। लेकिन 1887 के पश्चात इनके विचारों में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है और यह कट्टर मुसलमान बन जाते हैं, ब्रिटिश हितों के प्रति समर्पित हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक आधार पर विभिन्न संगठनों का निर्माण करने लगते हैं और मुसलमानों के लिए विशेष सुविधाओं की मांग करने लगते हैं। तो 1887 के पूर्व यह राष्ट्रवादी होते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक होते हैं। सर सैयद अहमद खां ने अपने प्रारंभिक विचारों में ऐसे विचार प्रस्तुत किए थे कि ऐसा लगता है कि अपने शुरुआती जीवन में वह हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर होते हैं, और उन्होंने भाषण के दौरान जो 27 जनवरी 1883 को उन्होंने एक भाषण दिया था,
27 जनवरी 1883 को उन्होंने एक भाषण दिया था। इस भाषण में उन्होंने कहा था कि मेरे हिंदू भाई और सहधर्मी मुसलमान, मेरे हिंदू भाई और सहधर्मी मुसलमान दोनों एक ही वायु में सांस लेते हैं, यानी कि एक ही वायु में सांस लेते हैं, एक ही जमीन में सांस लेते हैं और पवित्र गंगा और जमुना का जल पीते हैं और एक ही भूमि में जो अनाज पैदा होता है उसका अनाज खाते हैं, जो अनाज पैदा होता है उसका अनाज खाते हैं। मेरे हिंदू और मुस्लिम भाई दोनों साथ साथ रहते हैं और दोनों हिंदू और मुसलमान दोनों ही राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हैं। इस तरह से सर सैयद अहमद खान का कहना था कि यदि ईश्वर को हटा दिया जाए तो हम सभी एक राष्ट्र के सदस्य होंगे, यानी कि यदि हमारे बीच गॉड नहीं है तो हम सभी लोग मनुष्य हैं, सभी लोग मानव हैं। तो ईश्वर को यदि हमारे बीच से हटा दिया जाए तो सभी लोग एक ही जाति के हैं, एक ही कौम के हैं, एक ही धर्म के हैं, सभी लोग भारत के रहने वाले हैं और भारतीय हैं। तो इस तरह से उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को राष्ट्र की दो आंखें कही हैं। सर सैयद अहमद खान ने हिंदू और मुसलमानों को राष्ट्र की दो आंखें कही हैं। उनका कहना था कि हमारा देश यानी कि भारत राष्ट्र एक ऐसे नवविवाहित वधू की तरह से है जिनके दो हिंदू और मुसलमान मनमोहक नेत्र हैं, यानी कि भारत एक दुल्हन की तरह से है और इस दुल्हन के दो नेत्र कौन है, एक हिंदू है, एक मुसलमान है। उनका कहना था कि यदि दोनों में पारस्परिक मेल मिलाप हो तो वधु सदैव यानी कि वह दुल्हन सदैव दैदीप्यमान और सुंदर बनी रहेगी। परंतु वे सब दो दिशाओं में देखने लगे या देखने का प्रयत्न करने लगे तो जो वधु है निश्चय ही भौंडी हो जाएगी। भौंडी का मतलब कि जिनकी आंख में कमी होती, जिनके आंख में डिफेक्ट होता है और ऐसा देखने से लगता है कि दोनों दो दिशाओं में देख रही हैं, यानी कि या तो अंधी हो जाएगी या तो भौंडी उनकी आंखें हो जाएंगी। तो इस तरह से वह हिंदू मुस्लिम की एकता का समर्थन करते रहते थे। उन्होंने 1886 में एक एसोसिएशन की स्थापना की थी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। 1886 में एक एसोसिएशन की स्थापना की, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करना, भारतीयों की आवश्यकताओं को पूरा करना और भारतीयों की समस्त समस्याओं को ब्रिटिश शासन से अवगत कराना। तो उन्होंने इस संस्था के माध्यम से, इस संगठन के माध्यम से जो भारतीयों की समस्याएं थी, हिंदू मुसलमानों की जो समस्याएं थी, उन हिंदू मुसलमानों की समस्याओं को उन्होंने ब्रिटिश सरकार की तरफ रखना शुरू किया और ब्रिटिश सरकार से मांग रखी कि हिंदू मुसलमान के विभिन्न समस्याओं को दूर किया जाए। और वहीं हम देखते हैं कि 1883 में इल्बर्ट बिल विधेयक आता है। 1883 में इल्बर्ट बिल विधेयक आता है और इल्बर्ट बिल विधेयक का चारों तरफ विरोध होने लगता है, लेकिन सर सैयद अहमद खान इल्बर्ट बिल का समर्थन करते हैं, जहां भारतीय इल्बर्ट विधेयक का विरोध करते हैं। क्योंकि इल्बर्ट विधेयक में क्या था, भारतीय मांग कर रहे थे कि जो भारतीय न्यायाधीश है उनको भी यूरोपियनों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया जाए, लेकिन इसमें अधिकार नहीं दिया गया था। इस इल्बर्ट बिल विधेयक के तहत पूरे भारत को एक न्यायिक संहिता के अधीन रख दिया गया था, एक न्यायिक प्रक्रिया के अधीन रख दिया गया था और पूरे भारत में एक ही न्याय पद्धति लागू की जाने वाली थी इस विधेयक के माध्यम से। और उसमें जो यूरोपीय न्यायाधीश थे उनके क्षेत्राधिकार को बढ़ा दिया गया था और वहीं भारतीय न्यायाधीशों को कोई स्थान नहीं दिया गया था। यानी कि भारतीय न्यायाधीश और भारतीय ये मांग कर रहे थे कि इस विधेयक के अंतर्गत कुछ सुधार किया जाए और उनकी मांगे क्या थी, इस विधेयक के अंतर्गत कुछ सुधार किया जाए और इसमें भारतीयों को भी स्थान दिया जाए। यानी कि जितना अधिकार यूरोपीय न्यायाधीशों को दिया गया है उतना अधिकार भारतीय न्यायाधीशों को भी दिया जाए। जब यूरोपीय न्यायाधीश भारतीयों के मुकदमे सुन सकते हैं तो भारतीय न्यायाधीश यूरोपियनों के मुकदमे क्यों नहीं सुन सकते हैं, तो यही मांग चली आ रही थी और यह विवाद उत्पन्न हो गया था। जनता और सरकार के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता है, लेकिन सर सैयद अहमद खान इल्बर्ट बिल विधेयक का समर्थन करते हैं, क्योंकि सर सैयद अहमद खान का यह मानना था कि इस विधेयक के माध्यम से भारत में जाति पात को दूर किया जाएगा, एक समान कानून बनाया जाएगा और भारतीयों और यूरोपियनों की भी समानता लाई जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सैयद अहमद खान इल्बर्ट बिल का समर्थन करते हैं और कुछ भारतीयों के द्वारा इल्बर्ट बिल का विरोध किया जाता है। इनका मानना था कि इल्बर्ट बिल
जनता के हित में है और इससे जनता को समानता प्रदान की जाएगी। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जो नागरिक सेवा आंदोलन होता है, नागरिक सेवा आंदोलन, यह नागरिक सेवा आंदोलन में भी खुलकर भाग लेते हैं। नागरिक सेवा आंदोलन क्या है? नागरिक सेवा आंदोलन मतलब आईसीएस की जो परीक्षा होती थी, जिस तरह से इस समय आईएएस है, इसी तरह से ब्रिटिश काल में आईसीएस था। तो जो आईसीएस की परीक्षा होती थी, उस परीक्षा में भारतीयों के साथ असमानता बरती जाती थी, भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। भारतीयों की उम्र घटा दी गई थी, 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। तो ऐसे में सर सैयद अहमद खान इस नागरिक सेवा आंदोलन का समर्थन करते हैं। वह कहते हैं कि भारतीयों को भी इस नागरिक सेवा में भर्ती होने का अधिकार दिया जाए और जो यूरोपियनों को सुविधाएं मिलती हैं वही सुविधाएं भारतीयों को भी दी जाए, ताकि भारतीय भी समान रूप से नागरिक सेवा में प्रवेश कर सकें और वह समान अवसर उपलब्ध हो सकें। जितना यूरोपियनों को अवसर उपलब्ध होता है उतना भारतीयों को भी अवसर उपलब्ध हो सके। इस तरह से सर सैयद अहमद खान अपने विभिन्न विचारों के माध्यम से, विभिन्न संगठनों के माध्यम से यह हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन करते रहे और उनका यह मानना था कि हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, इस राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और राष्ट्र के निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। तो जो सर सैयद अहमद खान होते हैं, या शुरू में क्या होते हैं, यह राष्ट्रवादी होते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक होते हैं और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी काफी विचार प्रस्तुत किए हैं। तीसरा हम देखते हैं प्रतिक्रियावादी संप्रदायवाद। 1887 के पश्चात की जो स्थिति होती है, उनके विचारधाराओं में परिवर्तन होता है और जो व्यक्ति हिंदू और मुसलमान को भारत की दो आंखें बता रहा था, उसके विचारधारा में तेजी से परिवर्तन होता है और 1887 के पश्चात वह प्रतिक्रियावादी बन जाते हैं, सांप्रदायिक बन जाते हैं। जैसे कि उनका कहना था कि नागरिक सेवा में जो भर्ती की जाए वह प्रतियोगिता के आधार पर मनोनयन किया जाए। प्रतियोगिता, उनका यह मानना था सर सैयद अहमद खान का कि जो नागरिक सेवा में भर्ती की जाती है उसमें प्रतियोगिता की जाती है, कंपटीशन के द्वारा लोगों को लिया जाता है। लेकिन इनका कहना था कि कंपटीशन के आधार पर मनोनयन को प्राथमिकता दी जाए, यानी कि भर्ती का आधार मनोनयन, नॉमिनेशन बना दिया जाए। क्यों नॉमिनेशन बना दिया जाए? क्योंकि उनका यह मानना था कि जो मुसलमान हैं वह पढ़े लिखे कम हैं, वह कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जब मनोनयन के द्वारा लोगों की भर्ती होगी तो मुसलमान अधिक आएंगे, मुसलमानों का भी प्रतिनिधित्व नागरिक सेवाओं में हो सकेगा, क्योंकि वह मुसलमानों को प्रेरित करते रहते थे ब्रिटिश सरकार का समर्थन करने के लिए, ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने के लिए। इस तरह से जो मुसलमान है वह मनोनयन के द्वारा शासन में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकेगा और दूसरी तरफ जो हिंदू होंगे वह नागरिक सेवाओं से वंचित हो जाएंगे। इनका यह मानना था कि जो हिंदू होते हैं वह अधिक पढ़े लिखे होते हैं, वह विभिन्न प्रकार के कंपटीशन देते हैं और उस कंपटीशन के माध्यम से, योग्यता के माध्यम से वह सरकारी नौकरियों में आते रहते हैं। लेकिन मुसलमान जो होते हैं वह पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके अंदर योग्यता नहीं होती है, तो वह नौकरी से वंचित रह जाते हैं। तो जब मनोनयन की पद्धति अपनाई जाएगी तो अधिक से अधिक मुसलमानों का इसमें प्रतिनिधित्व होगा, नागरिक सेवा में प्रतिनिधित्व होगा और मुसलमान ब्रिटिश सरकार के हितैषी बने रहेंगे और ब्रिटिश सरकार मुसलमानों को विभिन्न पदों पर मनोनीत करती रहेगी। तो इस तरह से सर सैयद अहमद खान प्रतियोगिता को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियों में अधिक से अधिक मुसलमानों का मनोनयन कर दिया जाएगा तो पूरे सरकारी तंत्र पर मुसलमानों का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। आइए अब देखते हैं कांग्रेस का विरोध। सर सैयद अहमद खान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करते हैं। जैसा कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। 1885 में 28 दिसंबर 1885 में बंबई में कांग्रेस की स्थापना होती है। तो कांग्रेस की स्थापना जब होती है तो वो ब्रिटिश सरकार के सहयोग से ही होती है। जैसा कि इसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम होते हैं। ह्यूम इसके संस्थापक होते हैं। ह्यूम इसके संस्थापक होते हैं और ब्रिटिश सरकार के सहयोग से ही कांग्रेस की स्थापना की जाती है। परंतु सर सैयद अहमद खान कांग्रेस की स्थापना के समय से ही विरोध करते रहे हैं
वह कांग्रेस का हमेशा विरोध करते रहे, क्योंकि उनका कहना था कि कांग्रेस संपूर्ण भारत पर शासन करना चाहती है और कांग्रेस के शासन में मुसलमान अल्पसंख्यक बन जाएंगे। उनका यह भी कहना था कि कांग्रेस में मुसलमान शामिल नहीं है, कांग्रेस के साथ मुसलमान नहीं है और कांग्रेस के द्वारा किए गए सभी कार्य जो हैं वो भारत के लिए अहितकारी हैं, यानी कि कांग्रेस के द्वारा कोई भी कार्य वो भारत के लिए अहितकारी है और कांग्रेस मुसलमानों के पक्ष में कोई कार्य नहीं कर सकती है। तो इसलिए वह कांग्रेस का विरोध करते रहते हैं। वह कांग्रेस की विचारधारा से, कांग्रेस के उद्देश्य, कांग्रेस के सिद्धांतों से सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि उनका यह मानना होता है कि कांग्रेस के माध्यम से हिंदुओं का ही साम्राज्य स्थापित हो जाएगा, शासन में हिंदुओं का प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा और जो मुसलमान होंगे वह हिंदुओं के अधीन बने रहेंगे, क्योंकि उनका यह मानना था कि मुसलमानों ने वर्षों तक शासन किया है और वह मुसलमान जो होंगे वह शासित के श्रेणी में आ जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली का विरोध। सर सैयद अहमद खान को 1878 में इंपीरियल विधान परिषद का सदस्य बनाया जाता है, विधान परिषद का सदस्य बनाया जाता है और 1883 में एक अवसर आता है जब यह बोलते हैं। 1883 में परिषद में उन्होंने कहा था कि भारत में बेटर नहीं हो सकती है निर्वाचन के द्वारा कि निर्वाचन किया जाए और निर्वाचन के द्वारा लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए, निर्वाचन के द्वारा लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि उनका यह कहना है कि भारत में घोर जातिवाद विद्यमान है, यहाँ विभिन्न प्रजातियों में समन्वय का अभाव है और यहाँ पर विभिन्न धर्म हैं, यहाँ धार्मिक मतभेद भी है। तो विभिन्न समस्याओं को देखते हुए उन्होंने कहा था कि भारत के लिए प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली उचित नहीं है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। और 1892 में उन्होंने संसदीय शासन का भी विरोध किया था, क्योंकि संसद में प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधियों का निर्वाचन होते हैं और निर्वाचन के माध्यम से ही जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं वह संसद में स्थान ग्रहण करते हैं, यानी कि जो सांसद होते हैं उनका निर्वाचन होता है। उनका यह भी कहना था कि इस्लाम में किसी भी गणतंत्री शासन की स्थापना नहीं की गई है, यानी कि इस्लाम नहीं करता है गणतंत्री शासन का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वह राजतंत्र के समर्थक होते हैं, वह राजतंत्र के समर्थक होते हैं। न तो वह प्रतिनिधि शासन प्रणाली में विश्वास करते हैं, न तो संसदीय शासन प्रणाली में विश्वास करते हैं, न ही वह प्रजातंत्री शासन प्रणाली में विश्वास करते हैं। वह कहते हैं कि जो प्रजातंत्री शासन प्रणाली होती है यह भी निम्न कोटि की शासन प्रणाली होती है, क्योंकि इसमें जो योग्य लोग होते हैं और अयोग्य लोग होते हैं दोनों के मतों का मूल्य समान होता है। जो मतदाता होते हैं वह चाहे पढ़े लिखे हो चाहे नहीं पढ़े लिखे हो, सभी लोग समान रूप से मतदान करते हैं और सबको समान अधिकार होता है। तो इस तरह से सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि प्रजातंत्र हमारे देश के लिए भी अनुपयुक्त है, यहाँ के विकास के लिए भी अनुपयुक्त है, क्योंकि इसमें अयोग्यों का शासन होता है। तो इस तरह से अयोग्य लोग शासन में प्रवेश कर जाते हैं और शासन का सत्यानाश करके रख देते हैं। तो वह एक ऐसी शासन प्रणाली की कल्पना करते थे जिसमें सबसे योग्य लोग समाहित हों और पढ़े लिखे हों और विचारशील हो, तर्कवान हो और उस शासन प्रणाली में सभी धर्मों का समान रूप से प्रतिनिधित्व हो। तो वह इस प्रकार की शासन प्रणाली का समर्थन करते थे। जैसा कि अलीगढ़ के नेताओं का भी कहना था कि संसदीय शासन सर्वाधिक अनुपयुक्त है। यदि संसदीय शासन की स्थापना की जाए तो संसदीय शासन में दो दल होनी चाहिए। दो दल कौन कौन से होना चाहिए? वह कहते हैं कि एक सत्ताधारी दल होना चाहिए, दूसरा विपक्ष दल होना चाहिए। और यह दोनों जो दल होंगे यह भारत के हिंदू और मुसलमानों के होंगे, यानी कि एक दल जो होगा वह हिंदुओं का होगा और दूसरा दल किसका होगा? मुसलमानों का होगा, मुस्लिम का होगा, एक दल हिंदू का होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनके विचारों में और अलीगढ़ नेताओं के विचारों में सांप्रदायिक विचारों का बीजारोपण होता है और यही विचार बाद में सांप्रदायिक आधारों पर दल का निर्माण करने और परिषदों में उनके प्रवेश का आधार बना। जैसे हम देखते हैं कि 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। इसी तरह से 1909 में
1909 में सांप्रदायिक आधार पर विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है, यानी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सर सैयद अहमद खान ने विचार दिए, उनके वैचारिक आधारों पर ही बाद में चलकर सांप्रदायिकता का उदय हुआ, इसीलिए उनको हम सांप्रदायिकता का जन्मदाता भी कहते हैं। सांप्रदायिकता का जन्मदाता उनको हम कहते हैं। जैसा कि बाद में 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है और यह पूर्ण रूप से धर्म के आधार पर ही आधारित होता है। फिर 1916 में देखते हैं कि इसके प्रत्युत्तर में जैसा कि हम देखते हैं कि इन्हीं के विचारों के आधार पर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। यह पूर्ण रूप से धर्म पर आधारित पार्टी होती है और सांप्रदायिक होती है। और फिर 1909 में देखते हैं कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। 1909 में देखते हैं पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। फिर हम देखते हैं कि 1916 में फिर हिंदू महासभा का गठन होता है। हिंदू महासभा का गठन होता है। यह सांप्रदायिक आधार पर होता है, यानी कि जब मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है, धर्म के आधार पर पार्टी बना ली जाती है, तो उसके प्रत्युत्तर में कुछ हिंदू नेताओं के द्वारा हिंदू महासभा का गठन किया जाता है। इस तरह से सर सैयद अहमद खान के पहले कोई भी ऐसा नेता नहीं था जिसने की सांप्रदायिकता की बात कही हो, लेकिन 1887 के पश्चात यह धीरे धीरे कट्टर मुसलमान हो जाते हैं और यह मुसलमानों के लिए पृथक रियायतें की बात करने लगते हैं, पृथक सुविधाओं की बात करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हिंदुओं का विरोध किया, उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन केवल मुसलमानों की बात करना शुरू कर देते हैं। 1887 के बाद ये केवल मुसलमानों की बात करना शुरू कर देते हैं। और सर सैयद अहमद खान के बारे में यह कहा जाता है कि यही एक ऐसे पहले नेता थे जो कि सांप्रदायिकता का बीज बोते हैं और फिर सांप्रदायिक आधार पर ही भारत की राजनीति हो जाती है, यानी कि भारत की राजनीति सांप्रदायिक आधार पर तैयार होने लगती है इन्हीं के विचारों के द्वारा। इस तरह से हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान भारत के प्रथम नेता होते हैं जिन्होंने राजनीति का सांप्रदायिक आधार तैयार किया और धर्म के आदेशों पर ही राजनीति की आधारशिला रखी। सर सैयद अहमद खान मुस्लिम हितों के समर्थक होते हैं। मुस्लिम हितों के समर्थन के लिए वह कई संगठन बनाते हैं और सभी संगठन का उद्देश्य होता है मुस्लिमों को शिक्षित करना, मुस्लिमों को जागरूक करना, मुस्लिमों को शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना इत्यादि विभिन्न हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन बनाने लगते हैं। जैसे 1893 में उन्होंने मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया, मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया, इसकी स्थापना 1893 में करते हैं। इस स्थापना के जो संस्थापककर्ता होते हैं वह सैयद अहमद खान होते हैं और थियोडोर बैक यह एक प्रिंसिपल होते हैं कॉलेज के, अंग्रेज होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि थियोडोर ने ही सर सैयद अहमद खान को प्रमोट किया और मोटिवेट किया और सांप्रदायिकता का बीज थियोडोर बैक के द्वारा ही सर सैयद अहमद खान के दिमाग में भरा गया था। और इन्हीं के विचारों से प्रेरित होकर सर सैयद अहमद खान क्या हो जाते हैं, सांप्रदायिक हो जाते हैं। तो इस संगठन की स्थापना थियोडोर बैक और सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम हितों को बढ़ावा देना, मुस्लिमों में ब्रिटिश सरकार के प्रति आस्था उत्पन्न करना और मुस्लिमों का संरक्षण करना, संवर्धन करना। इसी तरह से हम देखते हैं कि 1886 में एक और संगठन की स्थापना की गई थी, मोहम्मदन एजुकेशन कांग्रेस की। 1886 में मोहम्मदन एजुकेशन कांग्रेस की स्थापना की जाती है। इसका उद्देश्य होता है मुसलमानों के बीच शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना, मुसलमानों को शिक्षित करना ताकि वह भी आत्मनिर्भर हो सकें, अपना विकास कर सकें। क्योंकि उस समय
क्योंकि उस समय राजशाही का अंत होने लगा था और सारी सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार के हाथ में चली गई थी और सारी रियासतों के मालिक भी ब्रिटिश और सारी रियासतें भी गवर्नर के अधीन हो गई थी। इसलिए सर सैयद अहमद खान ये चाहते थे कि जितने भी मुसलमान हैं वह सब शिक्षित हों और शिक्षित होकर वह रोजी रोजगार की दिशा में कदम बढ़ा सके और आत्मनिर्भर हो सके। और इसी तरह से 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था अंग्रेजों के प्रति भक्ति पैदा करना, मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति भक्ति पैदा करना, यानी कि देशभक्ति, भारतीय भक्ति। पैट्रियाटिक का मतलब क्या होता है? भक्ति पैदा करना। तो इस तरह से सर सैयद अहमद खान समय समय पर विभिन्न राजनीतिक संगठन की स्थापना करते हैं और राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का मुख्य लक्ष्य होता है ब्रिटिश सरकार को सुदृढ़ बनाना, ब्रिटिश सरकार को अस्थायी बनाना और ब्रिटिश सरकार को मुसलमानों के प्रति हितैषी बनाना, मुसलमानों में भक्ति भाव जागृत करना और जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी उसका विरोध करना, इनके संगठनों का लक्ष्य होता है। सर सैयद अहमद खान पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक होते हैं। ये कहते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा में हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देख सकते हैं। पाश्चात्य शिक्षा के द्वारा हम वैज्ञानिकता का विकास कर सकते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकते हैं। हमको पारंपरिक शिक्षा के द्वारा विशेष ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता है। हमें नए ज्ञान, नई खोज पाश्चात्य शिक्षा के द्वारा ही संभव है। इसलिए सर सैयद अहमद खान पाश्चात्य शिक्षा के प्रबल समर्थक होते हैं। वह चाहते हैं कि जो मुस्लिम समाज भी पाश्चात्य शिक्षा का अनुसरण करे और अंग्रेजी को पढ़े, अंग्रेजी साहित्य को पढ़े, ताकि उनके दृष्टिकोणों में परिवर्तन हो सके और उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकास हो सके। वह केवल पुरुषों के ही शिक्षा के हिमायती नहीं होते हैं, वह स्त्रियों के भी शिक्षा के हिमायती होते हैं। वह मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर बल देते हैं और मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा करने के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन भी चलाते हैं, लेकिन अंग्रेजीकरण का विरोध करते हैं। वह कहते हैं कि मुस्लिम लड़कियां पढ़ लिख लें, लेकिन अंग्रेजीकरण, जो अंग्रेजी पद्धति है, अंग्रेजी शैली है या अंग्रेजियत है या अंग्रेजी संस्कार है, उसको न अपनाएं। लेकिन सर सैयद अहमद खान के ऊपर खुद पाश्चात्य शिक्षा का, पाश्चात्य संस्कृति का इतना रंग चढ़ गया था कि यह पाश्चात्य जगत की तरह से रहने लगे, इनके विचारों में परिवर्तन होने लगे, इनके जीवन शैली में परिवर्तन होने लगे और यहां तक कि यह अपने धर्म में व्याप्त सभी बुराइयों को भी दूर करने का प्रयत्न करने लगे। ये चाहते थे कि हमारा धर्म तो वही रहे, लेकिन धर्म में जितने भी कुप्रथाएं विद्यमान हो गई हैं, जितने कुरीतियां विद्यमान हो गई हैं और जितने परंपराएं विद्यमान हो गई हैं, इनको समाप्त किया जाए। और कभी कभी वह धार्मिक आधार पर विभिन्न परंपराओं का विरोध करते थे और उनको मौलवी और उलेमाओं के विरोध का भी सामना करना पड़ता था। यानी कि इस्लाम धर्म के जितने मौलवी थे, इस्लाम धर्म के अधिकांश मौलवी और उलेमाओं का भी विरोध करना पड़ा और इसीलिए मौलवी और उलेमाओं के द्वारा उनको अपने धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया था। सर सैयद अहमद खान को धर्म से बहिष्कृत इन्होंने कर दिया था, क्योंकि सर सैयद अहमद खान पूर्ण रूप से पाश्चात्य संस्कृति की तरह से जीवन जीते थे, पाश्चात्य कल्चर की तरह से वह रहते थे। लेकिन इतना होते हुए भी सर सैयद अहमद खान एक समाज सुधारक होते हैं। वह समाज से विभिन्न प्रकार की बुराइयों को दूर करना चाहते हैं, जैसे शिक्षा, गरीबी, पर्दा प्रथा, दास प्रथा, विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएं, कुरीतियां, इन सबको यह दूर करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान 1887 के बाद एक प्रबल मुस्लिम हितों के संरक्षक हो जाते हैं, सांप्रदायिकता का भी बोल देते हैं, जिनके आधार पर मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 1940 में द्विराष्ट्र सिद्धांत तैयार किया गया। कहने का आशय यह है कि सर सैयद अहमद खान एक नींव तैयार कर देते हैं और उसी नींव पर फिर आगे की राजनीति की गई, आगे की राजनीति लड़ी गई, आगे का संघर्ष लड़ा गया। जैसा कि हम देखते हैं कि 1940 में द्विराष्ट्र सिद्धांत, 1947 का धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन, ये सब हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान के विचारों पर ही आधारित होती है। इनके विचारों को, इनके बाद के जितने भी नेता होते हैं, जितने भी अनुयायी होते हैं, इनके विचारों को अपनाते जाते हैं और उसी विचारों के आधार पर राजनीति करते रहते हैं। इस तरह से इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सर सैयद अहमद खान के राजनीतिक विचारों के बारे में बताया, राजनीतिक विचारों से अवगत कराया। एक बार इसको रिवीजन कर देते हैं
कि यह शुरू में राष्ट्रवादी होते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक होते हैं, इल्बर्ट बिल का भी समर्थन करते हैं, लेकिन बाद में 1887 के पश्चात यह संप्रदायवादी हो जाते हैं, प्रतिक्रियावादी हो जाते हैं और यह कांग्रेस का भी विरोध करने लगते हैं, क्योंकि कांग्रेस को यह हिंदुओं का संरक्षक मानते हैं, मुसलमानों का हितैषी नहीं मानते थे। यह विभिन्न प्रकार की जो शासन प्रणालियां हैं, शासन प्रणालियों का भी विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों का भी विरोध करते हैं, जैसे प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली, प्रजातंत्री शासन प्रणाली। यह पूर्ण रूप से राजतंत्री या ब्रिटिश राजभक्ति में ही विश्वास करते हैं, महारानी विक्टोरिया में ही विश्वास करते हैं, महारानी विक्टोरिया में ही विश्वास करते हैं। इनका कहना होता है कि महारानी विक्टोरिया का शासन बहुत अच्छा है और यह पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक होते हैं, क्योंकि पाश्चात्य शिक्षा के द्वारा ही वैचारिक जगत में क्रांति लाई जा सकती है, ऐसा इनका मानना था। यह धर्म सुधारक भी थे, समाज सुधारक भी थे, अपने धर्म में विभिन्न प्रकार के सुधार भी करते रहते थे और धार्मिक सुधार के लिए यह अपने उलेमाओं से, अपने मौलवियों से लड़ भी जाते थे और लाख मना करने के बावजूद भी यह मौलवियों और उलेमाओं की बात नहीं मानते थे। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने धर्म को प्रतिपादित करते थे और इनको हम अंतिम रूप से यह मुस्लिम हितों के समर्थक हो जाते हैं और इनको अंतिम रूप से हम सांप्रदायिकता का जन्मदाता भी कह सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से मैं आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय राजनीति और संबंध शुरू करने जा रहा हूं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।